हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग। आज हम देखेंगे ग्रेविटेशन पोटेंशियल के बारे में समझेंगे। इसके पिछले लेक्चर में हमने ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ के बारे में समझा था। आज का लेक्चर शुरू करते हैं। लेक्चर नंबर 4 है, तो आइए शुरू करते हैं। समझते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को। ठीक है, तो हमने पिछले लेक्चर में ग्रेविटेशनल फील्ड को समझा था। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या था? किसी मास के चारों ओर का वो रीजन जहां पर अगर कोई दूसरा मास आता है तो उस पर फोर्स लगेगा, है ना। तो जैसे कि देखो यहां पर एक मास है, अब ये इसका ग्रेविटेशनल फील्ड है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड में किसी भी पॉइंट पर दो चीजें हो सकता है। एक तो हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की, जो पिछले लेक्चर में मैंने बताया था, वो होता है वेक्टर क्वांटिटी। और जो दूसरा टर्म होता है वो वर्क डन से रिलेटेड होता है। अगर हम ग्रेविटेशनल फील्ड में किसी मास को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएंगे तो हम वर्क डन करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा रिलेटेड होता है किससे? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल से। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, जबकि ग्रेविटेशनल फील्ड कैसा क्वांटिटी था? वेक्टर क्वांटिटी था। तो सबसे पहली बात इसमें याद रखेंगे, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अब सपोज करो इस ग्रेविटेशनल फील्ड में अगर हमें इस पॉइंट पर पॉइंट P पर क्या चाहिए? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल चाहिए। कितना है? तो इसको हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं? एक टेस्ट मास को इन्फिनिटी से इस पॉइंट P तक लेके जाने में जितना वर्क डन होगा उसका नेगेटिव वर्क किसके बराबर होगा? इस पॉइंट पर पोटेंशियल के, है ना। तो यहाँ पर एक मास है m। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल किसी पॉइंट पर हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट एनी पॉइंट in gravitational field is defined as negative work done to bring a unit test mass from infinity to that point। ठीक है, तो यहां पर हम लोग इस पॉइंट P का पोटेंशियल कैसे लिखेंगे? Vp, मतलब पॉइंट P पर जो पोटेंशियल होगा वो होगा माइनस ऑफ वर्क डन। टेस्ट मास को कहां से कहां तक ले के जाना है? इन्फिनिटी से पॉइंट P तक। इन्फिनिटी टू पॉइंट P डिवाइड बाय दैट मास। ये हमारा पॉइंट P पर पोटेंशियल होगा। और यहाँ पर एक एजम्पशन भी है। एजम्पशन क्या है? हम क्या एज्यूम करके चलते हैं? जो इन्फिनिटी का पोटेंशियल होता है वो हम जीरो मान के चलते हैं। तो इन्फिनिटी पर जो पोटेंशियल होगा वो जीरो होगा। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें अगर एक पॉइंट मास है, उसके कारण किसी डिस्टेंस पर अगर हमें पोटेंशियल चाहिए तो वो कैसे मिलेगा? तो वो देखते हैं आगे। पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट मास, है ना। तो सपोज करो एक मास है, पॉइंट मास m, इससे r डिस्टेंस पर यहाँ पर एक पॉइंट P है। तो हमें पॉइंट P पर पोटेंशियल चाहिए इस m मास के कारण। m कैसा मास है? पॉइंट मास है। क्लियर है? तो अभी हमने जाना कि किसी पॉइंट पर अगर हमें पोटेंशियल चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? इन्फिनिटी से, सपोज यहाँ का इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी से एक टेस्ट मास को कहाँ तक लेके आना पड़ेगा? यहाँ तक। मान लो m टेस्ट मास को लेके आना है। सपोज करो ये x एक्सिस है, पॉजिटिव x एक्सिस मान लेते हैं इसको। ये हमारा क्या है?
ये एक्स एक्सिस है। कौन सा एक्सिस है? एक्स एक्सिस। ठीक है, तो इस मास को अगर हम पॉइंट P तक लेके आते हैं तो इस मास पर कितना फोर्स लगेगा? सपोज करो ये एक्स एक्सिस है ना, इसको आगे बढ़ा देते हैं, ये एक्स एक्सिस है। ठीक, अब ये मास सपोज करो यहाँ कहीं पर पहुंचा हुआ है, ये जीरो होगा, जीरो एक्स इज इक्वल टू जीरो होगा ये। तो यहाँ से सपोज करो ये एक्स डिस्टेंस पर है। अभी कितने डिस्टेंस पर है? एक्स डिस्टेंस पर। तो यहाँ से कितने डिस्टेंस पर है? एक्स डिस्टेंस पर है। तो इस पर फोर्स लग रहा होगा। फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? इस डायरेक्शन में। ये अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो कितना फोर्स लग रहा होगा? तो फोर्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? अब ये फोर्स किधर लग रहा है? नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, इसलिए माइनस लिख देते हैं, माइनस जी एम बाई एक्स स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये फोर्स लग रहा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। नेगेटिव क्यों आ रहा है? क्योंकि नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में लग रहा है। ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव और ये नेगेटिव। क्लियर है? तो यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा पॉइंट P पर पोटेंशियल किसके बराबर होगा? माइनस ऑफ वर्क डन इन्फिनिटी टू P डिवाइड बाई M के। क्लियर है? तो हमें क्या निकालना पड़ेगा यहाँ पर बच्चों? वर्क डन निकालना पड़ेगा। तो वर्क डन अगर हमने इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, सपोज करो यहाँ पर dx डिस्प्लेस किया, dx, तो कितना वर्क डन होगा? dw इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? f डॉट dx। अगर हमको इन्फिनिटी से p तक चाहिए तो इसका क्या करना पड़ेगा? कंप्लीट वर्क के लिए dw को इंटीग्रेशन करना पड़ेगा और हम लिमिट लगा देंगे कहाँ से कहाँ तक? इस x इक्वल टू जीरो से इन्फिनिटी से कितना डिस्टेंस तक लाना है? r डिस्टेंस तक। तो इन्फिनिटी से r हम लिमिट लगा देंगे। तो यहाँ पर वर्क किसके बराबर आ जाएगा? इंटीग्रेशन इन्फिनिटी से r डिस्टेंस तक f डॉट dx के बराबर। क्लियर है? अब f यहाँ से रख देते हैं, कितना है? इसको इधर करते हैं आगे। तो वर्क इज इक्वल टू f की जगह कितना आ जाएगा? माइनस जी एम बाई एक्स स्क्वायर डॉट dx आ जाएगा। इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ पर इन्फिनिटी से r डिस्टेंस तक, है ना। तो यहाँ से देखो माइनस जी एम कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा। ये कैपिटल M है, ये स्मॉल m है। इंटीग्रेशन इन्फिनिटी से r 1 बाई एक्स स्क्वायर डॉट dx आ जाएगा। अब 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस 1 बाई एक्स, याद रखना। तो ये माइनस जी एम ये कितना आ जाएगा? माइनस 1 बाई एक्स और लिमिट लगा देंगे इन्फिनिटी से r। तो पहले अपर लिमिट रखेंगे माइनस जी एम, तो ये माइनस 1 बाई आर आ जाएगा, फिर बीच में माइनस आएगा और एक और माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस 1 बाई इन्फिनिटी आ जाएगा। तो x की जगह पहले अपर लिमिट रखेंगे फिर लोअर लिमिट रखेंगे। 1 बाई इन्फिनिटी कितना हो जाएगा? 0। तो ये कितना आ रहा है? माइनस जी एम माइनस 1 बाई आर। तो ये माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा? प्लस। तो जी एम बाई आर आ जाएगा। तो ये वर्क डन आ जाएगा। क्लियर है? अब इस वर्क को हम यहाँ पर रख देंगे तो पॉइंट P का पोटेंशियल कितना आ जाएगा? माइनस जी एम बाई आर, और ये m पहले से है, m से m कैंसिल हो जाएगा। तो पॉइंट P पर पोटेंशियल कितना आ जाएगा? माइनस जी एम बाई आर, ये पोटेंशियल आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? तो पॉइंट P पर जो पोटेंशियल है कितना आ जाएगा? माइनस जी एम बाई आर। तो ये फॉर्मूला अब याद रखना है। अगर किसी टेस्ट मास के कारण r डिस्टेंस पर किसी पॉइंट पर पोटेंशियल चाहिए तो कितना हो जाएगा? माइनस जी एम बाई आर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है, इसको ध्यान में रखना है। इसका यूनिट क्या हो जाएगा? पोटेंशियल का यूनिट क्या हो जाएगा? एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल। तो पोटेंशियल क्या है? वर्क अपॉन मास था, तो वर्क का क्या होता है? जूल, और मास के लिए केजी, तो जूल पर केजी हो जाएगा। क्लियर है? तो इसको याद रखेंगे। आगे देखते हैं। पोटेंशियल ड्यू टू अ यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर। पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्म
सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर के कारण देख रहे हैं। तो ये हमारा स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है ये। तो इसमें 3 केस हो सकता है। पहला, आउटसाइड पॉइंट पर स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, इसका रेडियस है कैपिटल आर और मास है m। तो हमें आउटसाइड एक पॉइंट है यहाँ पर r डिस्टेंस पर, स्मॉल r डिस्टेंस पर। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा आउटसाइड पॉइंट पर वो आता है -gm/r के। ठीक है। दूसरा इसमें हो सकता है कि सरफेस पर बताओ, दूसरा कहाँ पर पूछ सकता है, सरफेस पर। तो सरफेस पर क्या हो जाएगा, r बराबर हो जाएगा कैपिटल R के। तो यहाँ पर बस r की जगह कैपिटल R कर देना। तो v सरफेस कितना आ जाएगा, -gm/R के। ठीक है। थर्ड, इनसाइड या इंटरनल पॉइंट पर r क्या हो जाएगा, लेस देन कैपिटल R। तो यहाँ पर क्या होता है, v इनसाइड, अगर v इन देखें तो इसके लिए याद रखना है -gm/r³ इन ब्रैकेट 1.5 कैपिटल R स्क्वायर माइनस 0.5 स्मॉल r स्क्वायर, ये हो जाता है। ठीक है। तो सेंटर पर अगर देखोगे इस फॉर्मूले से, सेंटर पर r क्या होता है, सेंटर से डिस्टेंस होता है। तो एट r इज इक्वल टू 0, मतलब सेंटर, कहाँ पर बात कर रहे हैं, सेंटर पर। इस r को अगर 0 कर दे तो v सेंटर कितना मिल जाएगा, v सेंटर हमें मिलेगा -1.5 gm/R, ये मिल जाएगा सेंटर पर। क्लियर है। अगर हम ग्राफ बनाना चाहें तो ग्राफ भी बना सकते हैं v और r के बीच में। ग्राफ कैसे बनेगा, ग्राफ देखते हैं। यहां पर जो ग्राफ है कुछ ऐसा बनता है, ये r है, ये v है, कुछ इस टाइप का ग्राफ बनता है, ऐसा कुछ। ठीक है। ये पॉइंट जो है ये हमारा होता है r इक्वल टू 0 पे -1.5 gm/R, और जब r बराबर हो जाएगा कैपिटल R के तो यहाँ पर होता है -gm/R के। ठीक है। तो ये ग्राफ हमें मिलेगा v वर्सेस r का, यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर के लिए। आगे देखते हैं यूनिफॉर्म थिन स्फेरिकल सेल, पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्म थिन स्फेरिकल सेल, इसके लिए क्या होगा। तो ये हमारा फिर से 3 केस हो जाएगा। पहला, आउटसाइड जो है सेम होता है, जब r ग्रेटर देन कैपिटल R हो सेम होगा, जैसे v आउट ये हो जाता है -gm/r के। दूसरा, सरफेस पर r जो है बराबर होगा कैपिटल R के। तो v सरफेस जो हमें मिलेगा ये मिलेगा -gm/कैपिटल R के। थर्ड, इसमें इंटरनल पॉइंट पर अगर देखना है, इनसाइड अगर देखना है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, r लेस देन कैपिटल R। तो यहाँ पर v इन क्या मिलेगा, जो सरफेस पर रहता है वही इनसाइड मिलेगा, -gm/कैपिटल R के। कांस्टेंट होगा, कैसा होगा, कांस्टेंट होगा इनसाइड, -gm/R। तो इसका अगर ग्राफ देखें v वर्सेस r का, तो v वर्सेस r का ग्राफ कुछ ऐसा आता है, ये v और ये r, इस तरीके से ग्राफ आता है ऐसा। ठीक है। यहाँ पर ये -gm/R है। ठीक है। और ये r बराबर r है और वो आउटसाइड पॉइंट हो गया। तो ये हमारा किसके कारण याद रखना है, पोटेंशियल ड्यू टू थिन स्फेरिकल सेल। यहाँ तक क्लियर है क्या बच्चों। आगे हम देखेंगे रिंग के कारण। ठीक है। तो आगे देखते हैं पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्म रिंग। पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्म रिंग। तो रिंग कुछ इस तरीके से होगा,
ये इसका रेडियस कैपिटल R है और मास m है मान लेते हैं, तो इसके एक्सिस पर बताना है पॉइंट P पर, यहाँ से R डिस्टेंस पर, कहाँ पर बताना है, ऑन द एक्सिस। तो ये कितना आता है, एक्सिस पर पॉइंट P पर ये आता है -gm बाई अंडर रूट कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग सेंटर की बात करें, सेंटर पर कितना होगा, तो सेंटर पर r बराबर क्या लिखोगे, r इज इक्वल टू क्या लिखोगे, यहाँ पर r की जगह क्या आ जाएगा, 0। सेंटर पर तो r की जगह 0 रख दें तो सेंटर पर क्या मिलेगा, यहाँ पर -gm बाई r आ जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर जो ग्राफ बनेगा v वर्सेस r का, इधर v और ये r, तो ये कुछ ऐसे ग्राफ बनेगा, ऐसे करके ये पॉइंट क्या हो जाएगा, -gm बाई r। ठीक है बच्चों, तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, हमें कुछ इस तरीके से एक ट्रायंगल दिया गया है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ये साइड, यहाँ पर ये कॉर्नर है A, ये है B, यहाँ पर एक मास है M और यहाँ पर एक मास है M, ये पॉइंट O है। क्वेश्चन देख रहे हैं, ये इसका जो साइड है ना वो A है, सब A है। तो हमें बताना है फाइंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट O। O पॉइंट पर हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बताना है। तो यहाँ पर पॉइंट O पर जो पोटेंशियल होगा, यहाँ वाले मास के कारण होगा और यहाँ वाले मास के कारण होगा। तो स्केलर क्वांटिटी है तो आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हो। यहाँ वाले मास के कारण कितना लिखोगे, -gm बाई a डिस्टेंस पर है, और यहाँ वाले मास के कारण क्या लिखोगे, -gm बाई a, तो यह आ जाएगा -2gm बाई a आ जाएगा। ये O पॉइंट पर पोटेंशियल आ जाएगा। क्लियर है बच्चों यहाँ तक। तो ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन सॉल्व कर लो क्या। एक और क्वेश्चन देखते हैं, स्क्वायर ले लेते हैं ना, अभी ट्रायंगल लिए थे, अब एक स्क्वायर ले लेते हैं। तो सपोज करो यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, एक स्क्वायर दिया गया है, इसका भी साइड है A, ये पॉइंट है A, B, C और ये है O। ठीक, यहाँ पर एक मास है M, यहाँ पर एक मास है M और यहाँ पर एक मास है M। तो हमें फिर से O पॉइंट पर पोटेंशियल बताना है। तो O पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा किसके किसके कारण होगा, इस वाले मास के कारण, इस वाले मास के कारण कितना लिखेंगे, -gm बाई a। इस पॉइंट का यहाँ से डिस्टेंस कितना है A, फिर इसके कारण कितना आ जाएगा, ये डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। ये डिस्टेंस कितना होगा, देखो ये A है, ये A है, तो ये कितना आ जाएगा, √2a। तो इसके कारण कितना आ जाएगा, -gm बाई √2a आ जाएगा। फिर थर्ड वाले मास के कारण कितना आ जाएगा, -gm बाई a आ जाएगा। तो यहाँ से देखो -gm बाई a, -gm बाई a कितना हो जाएगा, -2gm बाई a, -gm बाई √2a। यहाँ से देखो -gm बाई a कॉमन ले लेते हैं तो क्या बच जाएगा, 2 + 1 बाई √2, ये आ जाएगा। क्लियर है क्या दोस्तों यहाँ तक। अगला एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक हमें रेगुलर हेक्सागोन दिया गया है, रेगुलर हेक्सागोन दिया गया है कुछ इस तरीके से, और ये पॉइंट है A, B, C, D, E और ये है F। ठीक है, हमें इसके सेंटर पर, सेंटर है O, यहाँ पर हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बताना है। यहाँ पर एक मास है M, यहाँ पर एक मास है M, यहाँ पर M है और यहाँ पर M है। तो A, B, C, D चार कॉर्नर्स पर मास है M। हमें सेंटर O पर बताना है पोटेंशियल कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ देखो इसका साइड दिया गया है A,
तो इन सभी का डिस्टेंस देख लेते हैं। पहले वाले के लिए ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ए सेम होता है, मैंने पिछले वाले लेक्चर में बताया था। ये वाला भी कितना होगा, ए, ये रेगुलर हेक्सागोन है ना, कैसा हेक्सागोन है, रेगुलर हेक्सागोन। तो ये भी कितना हो जाएगा, ए, और ये वाला भी कितना हो जाएगा, ए। ठीक है, तो यहाँ वाले मास के कारण और यहाँ वाले मास के कारण और यहाँ वाले मास के कारण और यहाँ वाले मास के कारण, सभी के कारण पोटेंशियल ओ पर सेम होगा क्योंकि डिस्टेंस सेम है। तो इसको हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, -4 टाइम्स Gm/a लिख सकते हैं। तो इतना पोटेंशियल आ जाएगा। क्लियर है? तो बहुत आसान है, अगर आप कंसेप्ट को समझोगे तो ऐसे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले क्लास में। थैंक यू।